वेलकम। आज के इस नए विश्लेषण में हम कुछ ऐसा डिकोड करने जा रहे हैं जो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब जरा सोचिए, 66 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया था, राइट? उस घटना का आज के हमारे 81,000 करोड़ रुपए के एक बिल्कुल आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में जिन दावों और तथ्यों पर हम बात करेंगे वो इसी दिलचस्प सवाल से जुड़े हैं। तो इस प्राचीन घटना और आज के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के बीच की जो मिसिंग लिंक है ना, वो है लेदरबैक सी टर्टल। ये दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री कछुआ प्रजाति है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन्होंने उस महाविनाश को भी सरवाइव कर लिया था जिसने डायनासोर तक को खत्म कर दिया था, लिटरली। लेकिन इनकी एक बड़ी खास आदत होती है। ये कछुए अंडे देने के लिए हमेशा हमेशा उसी जगह लौटते हैं जहां ये खुद पैदा हुए थे। और इंडिया में इनकी जो सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड का गैलाथिया बे। अब सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसी गैलाथिया बे पर जो नया मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है ना, उसने इस पूरे इतने पुराने इकोसिस्टम के सर्वाइवल पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, हम देखेंगे इस आइलैंड का प्राचीन इकोसिस्टम। दूसरा, ये 81,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या? तीसरा, इसका हमारे पर्यावरण और इंसानों पर क्या असर पड़ेगा? चौथा, इसे बनाने के पीछे जो रणनीतिक या जियोपॉलिटिकल तर्क दिए जा रहे हैं उन पर हो रही बहस। और आखिर में इस प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली उस पूरे प्रोसेस की जांच। हमारा मकसद बस एक है, इन सारे दावों को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आपके सामने डिकोड करना। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है प्राचीन आइलैंड का इकोसिस्टम, प्रागैतिहासिक कछुओं से लेकर वहां के एकदम अछूते जंगलों तक। यहाँ सोर्स डेटा एक ऐसा आंकड़ा सामने रखता है जो वाकई थोड़ा डराने वाला है। पिछली सिर्फ 3 जनरेशंस में, जी हाँ सिर्फ 3, लेदरबैक टर्टल की आबादी ऑलरेडी 40% तक गिर चुकी है। ये पहले से ही एक एंडेंजर्ड प्रजाति है। और यहाँ सबसे बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि ये नया प्रोजेक्ट इंडिया में इनकी सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट के 90% हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। 90%! ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। 81,000 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या? आइए देखते हैं इसके विकास के 4 मुख्य स्तंभ। तो सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्लान एग्जैक्टली है क्या? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक बहुत ही विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। दूसरा, एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट, मतलब इसे मिलिट्री और आम नागरिक दोनों यूज कर पाएंगे। तीसरा, एक 450 MVA का पावर प्लांट। और चौथा, एक कमर्शियल टाउनशिप। अब दिलचस्प बात यह है कि सोर्स मटेरियल में जिस पॉइंट की सबसे ज्यादा आलोचना हुई है ना, वो है इस संरक्षित नेचर रिजर्व के ठीक अंदर रिजॉर्ट्स और कैसीनोज बनाने का प्लान। जो आलोचक हैं उनका सीधा सा तर्क है कि भाई इतने सेंसिटिव जंगल में इन कमर्शियल एक्टिविटीज की, इन कैसीनोज की क्या ही जरूरत है? और अगर हम प्रस्तावित डेमोग्राफिक बदलावों की बात करें तो वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ आज इस आइलैंड पर रहने वाले स्थानीय आदिवासियों की संख्या मुट्ठी भर है, बहुत ही कम। और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ 3.5 लाख से लेकर 6.5 लाख नए लोगों को बसाने का प्लान है। लिटरली एक ऐसा आइलैंड जो पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, वहां अचानक से इतनी बड़ी आबादी का आ जाना वहां की पूरी डेमोग्राफी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, पर्यावरण और मानवीय दांव, यानी इस विकास की इकोलॉजिकल कीमत क्या होगी उसका विश्लेषण। देखिए, जब बात पर्यावरण की आती है ना, तो कितने पेड़ कटेंगे इसके अनुमानों में एक बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक गैप दिखता है। एक तरफ सरकारी अनुमान कह रहा है कि करीब 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोर्स वीडियो में इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का एक दावा पेश किया गया है कि ये आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। 1 करोड़ पेड़! उनका तर्क ये है कि ये 100 साल पुराने एकदम अछूते जंगल ना एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करते हैं। अगर सच में इतने सारे पेड़ कट गए तो जाहिर सी बात है उस इलाके का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा और हीट वेव्स जैसी मुश्किलें काफी सीरियस हो जाएंगी। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। 29, जी हाँ सिर्फ 29, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक ग्रेट निकोबार के गहरे जंगलों में रहने वाली शोम्पेन जनजाति की ये कुल आबादी थी, सिर्फ 29 लोग। ये दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली और सबसे ज्यादा कमजोर जनजातियों में से एक है।
और बिल्कुल इसी वजह से सोर्स मटेरियल में एक बहुत बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है। इसे शोम पेन के लिए एक डेथ सेंटेंस कहा गया है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। इस दावे को 13 अलग अलग देशों के जीनोसाइड एक्सपर्ट्स ने सपोर्ट किया है। वीडियो में ये समझाया गया है कि जब लाखों नए लोग बाहरी दुनिया से इस छोटे से आइलैंड पर जाएंगे ना, तो वो अपने साथ ऐसी बीमारियां भी लेकर जाएंगे जिनका सामना इस जनजाति ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं किया है। उनका इम्यून सिस्टम ऐसी बीमारियों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इतने सारे नए लोगों का आना लिटरली उनके पूरे अस्तित्व को ही मिटा सकता है। अब इंसानों के अलावा कई और बेहद खास जीवों के हमेशा के लिए खत्म होने का डर भी जताया गया है। इनमें 16,150 कोरल कॉलोनीज, निकोबार लॉन्ग टेल मकाक, निकोबार मेगापोड और निकोबार ट्री श्रू जैसे जीव शामिल हैं। अब सरकार का दावा है कि वो इन कोरल रीफ्स को सेफली किसी और जगह रिलोकेट कर देंगे, लेकिन वीडियो में साइंटिफिक तर्कों का हवाला देते हुए इस पर गहरा डाउट जताया गया है, क्योंकि विज्ञान में अभी तक ये 100% प्रूव नहीं हुआ है कि एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाए गए कॉरल्स असल में सर्वाइव कर भी पाते हैं या नहीं। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल बहस, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का तर्क। अब एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी भारी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत चुकाने की चेतावनियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी आखिर क्यों दी जा रही है? इसे समझने के लिए हमें ज्योग्राफी के एक बेसिक टर्म को समझना होगा, स्ट्रेट यानी जलडमरू मध्य। बेसिकली ये पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मेगा प्रोजेक्ट को डिफेंड करने के लिए बार बार स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करने या ब्लॉक करने की थ्योरी सामने रखी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ग्रेट निकोबार में बैठकर मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक किया जा सकता है? अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो मलक्का स्ट्रेट के जो असली चोक पॉइंट्स हैं ना, वो सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं, जहां ये रास्ता सिकुड़कर सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, जबकि हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट की शुरुआत से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान सागर में स्थित है। तो सोर्स का सीधा सा तर्क ये है कि भाई इतनी दूर से किसी संकरे समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने का दावा ज्योग्राफिकली प्रैक्टिकल लगता ही नहीं है। और तो और सोर्स वीडियो एक और बहुत बड़ा दावा करता है, वो ये कि मान लीजिए अगर मलक्का स्ट्रेट किसी तरह ब्लॉक हो भी गया तो चीन पिछले 23 सालों में हाथ पर हाथ रखकर तो बैठा नहीं है। उसने कई ऑल्टरनेटिव रास्ते तैयार कर लिए हैं, जैसे कि म्यांमार की ऑयल पाइपलाइंस, पाकिस्तान के ग्वागर पोर्ट वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया से सीधी सप्लाई, यूरोप के ट्रेन रूट्स, नए आर्कटिक शिप रूट्स और सुंडा और लोम्बोक स्ट्रेट्स। तो इन सारे फैक्ट्स के आधार पर यह तर्क दिया जा रहा है कि मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने का जो रणनीतिक महत्व पहले हुआ करता था, वो अब उतना असरदार नहीं रहा। चलिए अब अपने पांचवें और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मंजूरी प्रक्रिया की जांच, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप। देखिए, सोर्स मटेरियल में इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल प्रोसेस को लेकर बहुत ही सीरियस आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि कानूनी और प्रशासनिक लेवल पर कई बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। ये कहानी शुरू होती है 1997 से, जब गैलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। फिर 2020 तक के जो ऑफिशियल नक्शे थे, उनमें पूरे तट पर कोरल रीफ्स बिल्कुल साफ दिखाए गए थे। लेकिन वीडियो दावा करता है कि जनवरी 2021 में अचानक से बिना किसी स्पष्ट कारण के इस सेंचुरी का स्टेटस ही हटा दिया गया। और सबसे बड़ा, सबसे संगीन आरोप तो ये है कि उसी साल के आखिर में पर्यावरण के नुकसान को कवर अप करने के लिए नक्शों के साथ छेड़छाड़ की गई और कोरल रीफ्स को मैप से ही गायब कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि नियमों को कई अलग अलग लेवल्स पर बाईपास किया गया। स्टेप 1, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो कमेटी बनी उसमें आदिवासी सदस्यों की सही नुमाइंदगी ही नहीं रखी गई। स्टेप 2, प्रोजेक्ट को जिस ग्राम सभा से मंजूरी मिली उसे फेक बताया गया है, क्योंकि उसमें एक भी ट्राइबल मेंबर मौजूद नहीं था। और स्टेप 3, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और जिसमें महीनों लग जाते हैं, उसे इतनी जल्दबाजी में किया गया कि सिर्फ 6 से 7 दिनों के अंदर उसे पूरा मान लिया गया। तो इन सारे दावों और अनियमितताओं को देखने के बाद सोर्स वीडियो एक बहुत ही कड़ा कंक्लूजन निकालता है। उसमें साफ कहा गया है, नेशनल सिक्योरिटी तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद कुछ उद्योगपति मित्रों को देश को लूटने का मौका देना है। वीडियो में बाकायदा कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियों का नाम भी लिया गया है। अब देखिए, हमारे इस विश्लेषण का मकसद यहाँ किसी का भी पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के आलोचक इसकी असली मंशा पर किस हद तक सवाल उठा रहे हैं और ये डिबेट असल में कितनी गहरी है।
तो इन सारे तर्कों और दावों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब भी इस तरह का कोई मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता है तो एक देश को रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की इकोलॉजी और स्वदेशी जनजातियों को बचाने के बीच बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। क्या ये महत्वाकांक्षी विकास उन सदियों पुराने जंगलों और बिल्कुल अलग थलग पड़ी जनजातियों के अस्तित्व को दांव पर लगाकर किया जाना चाहिए? जो तथ्य आज हमने देखे हैं उनके आधार पर इस सवाल पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे आपको इस